आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म दीपक पाण्डे। दर्शकबिन, जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा नेपाल भारत सम्बन्धमा अनेक अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन्। नेपाल र भारत बीच आध्यात्मिक, धार्मिक र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रूपमा ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेकाले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई निकै चासो र चिन्ताका साथ हेर्ने गरिन्छ। आज मैले नेपाल भारत सम्बन्धलाई जोडेर वार्ता गर्दैछु र मसँग साथमा हुनुहुन्छ भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता डाक्टर दिनेश उपाध्याय। स्वागत छ यहाँलाई। दीपक जी, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। दर्शकबिन, यो वार्ता हिन्दी र नेपाली भाषामा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। जी दीपक जी। आराम हुनुहुन्छ? आराम हुनुहुन्छ। नेपाली टोपी लगाएर आउनु भएको छ? हाँ जी, नेपाली टोपी लगाई है। नेपाली टीका भी है। टोपी चाहिँ के इज्जत दिनलाई लगाउनु भयो? इज्जत गरेर आया? किसी भी प्रदेश या राष्ट्र की अलग अलग कुछ चिन्ह होते हैं। जैसा भारत के अंदर गढ़वाल की टोपी अलग है, गुजरात की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है। तो टोपी इज्जत होती है उस क्षेत्र की। ये मान और मर्यादा, सम्मान का प्रतीक है, जिसके लिए व्यक्ति अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी टोपी के लिए, अपने कल्चर के लिए और अपनी मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए। इसलिए मैं यहाँ नेपाल में आया। तो ये टोपी भारत और नेपाल रोटी बेटी का रिश्ता है। ये टोपी हमारी भी है और टोपी नेपाल की भी है। ये हमारी इज्जत है, ये हमारे सारे। इसलिए मैंने टोपी लगाई। जिस दिन से मैं नेपाल में हूँ, लगातार टोपी पहन के यहाँ पे घूम रहा हूँ। कल भगवान पशुपति के मैंने दर्शन किए हैं। कल महाशिवरात्रि का पर्व था, बहुत भीड़ थी। और उस भीड़ में मैंने देखा कि वहाँ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान के बहुत लोग थे जो पशुपति के दर्शन करने के लिए आए थे। लंबी लंबी गाड़ियां, लग्जरियस गाड़ी, जो टूरिस्ट कोच गाड़ी थी, वो भर के आए थे। बच्चे, वृद्ध, पुरुष। पशुपति नेपाल में है, शिव के टेम्पल भारत में भी है। बनारस के अंदर बहुत बड़ा शिव का टेम्पल है, कई सारे टेम्पल हैं, लेकिन भारत के लोग पशुपतिनाथ काठमांडू जा करके भगवान शिव के दर्शन करना, वो मैंने देखा है। और फिर मैंने भी दर्शन करके आया और पूरे देश को, सभी को महाशिवरात्रि पर्व की कल मैंने पशुपतिनाथ टेम्पल के ऊपर खड़ा होकर और उस पूरे देश को शुभकामनाएं दी हैं। जितने भी देश विदेश के अंदर सनातन, वैदिक सनातन के अपने मित्र, भाई भगनी हैं, सभी को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं मैंने कल दी है। और पशुपति का दर्शन करने के लिए मैं यहाँ आया था। ये मेरा सौभाग्य है कि कल का जो परम विशेष और श्रेष्ठ दिवस था, उसमें भारत से आकर के मैं यहाँ पे दर्शन किए हैं। ये सौभाग्य है कि तपाईसँग मैले वार्ता गर्न पाइरहेको छु। आज तपाईँ एउटा भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको एउटा वरिष्ठ नेता पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, नेपाल र भारत बीच जनस्तरमा जुन खालको सम्बन्ध, तातो मनतातो न्यानो सम्बन्ध छ, तर राजनीतिक रूपमा चाहिँ त्यति न्यानो सम्बन्ध छैन भनिन्छ कि सत्य हो? किसी भी राष्ट्र के अंदर राजनीतिक दल होते हैं, समाज में काम करने वाले लोग भी होते हैं, टीवी चैनल भी होते हैं, जनता भी होती है, विचार भी होते हैं। किसी भी देशों के रिश्ते सरकार से सरकार एक अलग व्यवस्था है, पीपल टू पीपल एक अलग व्यवस्था है। उसमें भी दो बातें हैं। एक देश भारत नेपाल है, एक चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अमेरिका, बहुत सारे कंट्री है। लेकिन एक होता है पड़ोसी, नेबर, छिमेकी, छेउको। एक होता है मित्र राष्ट्र, एक होता है रोटी बेटी का रिश्ता। अगर हम लोग ये बात महसूस करें, यहाँ जो कैलेंडर है, विक्रम संवत कैलेंडर नेपाल में है, विक्रम संवत का कैलेंडर भारत में है।
बाकी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। लेकिन विक्रम संवत किसने चलाया था? राजा विक्रमादित्य, जो उज्जैन के राजा थे भारत के, उन्होंने विक्रम संवत चलाया था। फागुन, पोष, मैसाब, जेठ, साढ़, सावन, ये महीने जो थे ये उन्होंने दिए थे, और आज भी नेपाल के अंदर ही चलता है। और जब भी शादी बच्चों की होती हैं तो हिम्मत खंडे, जम्बूद्वीपे, आर्यवर्ते आज भी बोला जाता है। हम लोग, भारत और नेपाल का जो रिश्ता है वो अटूट है। सरकार किसी की भी रहे, कुछ भी घटनाक्रम होते रहे, ये रिश्ता पीपल टू पीपल है, वो कभी जाएगा नहीं। और आज का नहीं है, पुराना है। ऋषि व्यास तनहू दमोली, सीती मादी नदी के पास उनकी गुफा, व्यास गुफा आज भी है। मैं वहाँ गया हूँ, दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। व्यास हस्तिनापुर मेरठ में गए, 3 बच्चे उनके पैदा हुए, कौरव, पांडव, विदुर, वो व्यास के थे। वो नेपाल में से गए, बच्चे पैदा हुए, फिर यहीं पे आए। तो हमारे रहे नहीं कभी, भारत में कभी नहीं रहे, वो यहीं रहे। उनकी माता मत्स्यगंधा सत्यवती, उन्हें शादी की हस्तिनापुर राजा शांतनु से। 2 बच्चे हुए, उनकी डेथ हुई। उनकी जो रानियां थी उनसे उन्होंने, सत्यवती ने कहा कि मेरा एक बेटा है, जो ऋषि पाराशर और सत्यवती के बेटा थे, ऋषि व्यास। वहां जाकर के उन्होंने उनसे बच्चे किए, और 3 हुए। तब जाकर के ये महाभारत का इतना बड़ा प्रकरण हुआ। इसलिए नेपाल और भारत के ये हमारे रिश्ते हैं। उसके अलावा ऋषि वाल्मीकि का आश्रम नेपाल में है। लव कुश यही पैदा हुए नेपाल में। भारतीय लोग को नेपाल मामाघर बोलता है, अथवा नेपाल चाहिँ भारतको मामाघर भन्दा पनि भयो भारतीय जनताको। ये बात भी आप कह सकते हैं, लेकिन अभिमन्यु की जो पत्नी थी वो विराट नगर के राजा की बेटी थी। इसलिए कई रिश्ते हैं आपस में। ससुराली भी नहीं, हाँ, कई तरह के रिश्ते हैं। मावली, ससुराली, हाँ, व्याख्या गर्दा पनि भयो। कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे इजी लैंग्वेज रोटी बेटी का रिश्ता है। इसमें सब कुछ आया। और आज की आदिम कालदेखि हो, अहिलेको होइन फेरि यो, होइन? आदिम कालदेखिको। आदिम काल, अभी भी आदिम कालदेखि अहिलेसम्म चलिरहेछ भन्न खोजेको, निरन्तर अनवरत चल रहा है। लेकिन आज भी दिल्ली के अंदर लगभग, मेरे हिसाब से अगर मैं गलत ना हूं तो 10-15 लाख नेपाल के लोग दिल्ली में रहते हैं। पशुपतिनाथ का टेम्पल दिल्ली में है, वहां की टीम है, वो भी कार्यक्रम करते हैं। वो लोग वहां सरकारी नौकरी में भी हैं, वोटर भी हैं, नौकरी भी करते हैं, और भारत की लड़कियों से उन्होंने शादी भी की है। तो आज भी रोटी बेटी का रिश्ता भारत नेपाल का है। काफी लड़के ऐसे हैं कि जो भारत के हैं, नेपाल की लड़कियों से शादियां की है। नेपाल के बहुत पुरुष ऐसे हैं, भारत की लड़कियों से शादी की है। बिहार के अंदर काफी शादी हुई है, यूपी के अंदर काफी शादी हुई है। इन नौतनवा और जो भैरवा बॉर्डर है, वो आपस में खूब रिश्ते नाते हैं। इसलिए भारत नेपाल का जो रिश्ता है वो अटूट है। और ये रिश्ते जो हमारे भारत और नेपाल के हैं, वर्ल्ड के किसी कंट्री के साथ हो नहीं सकते। मैं आध्यात्मिक रूप में जी, धार्मिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, सामाजिक रूप में अतुलनीय सम्बन्ध छ, तुलनै हुन नसक्छ, हैन? तर जब राजनीतिक रङ आउँछ नि, सत्ता सरकार हुन्छ, अलिक चिसो हुन्छ, जी, किन यस्तो भइरहेछ भन्ने जनगुनासो पनि छ नेपालमा। ये जो शब्द आपने कहा है ना, इनसे हमें भी कई बार कष्ट होता है। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहना चाहिए। एक तो ये भावना है। एक भावना है कि राष्ट्र रहे या ना रहे, हम रहने चाहिए। 2 तरह के लोग हैं। परमपिता परमेश्वर भगवान पशुपतिनाथ कुछ लोगों को राष्ट्र प्रेम की भावना सिखाए। देश रहना चाहिए। जब देश नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? उसकी घटना की पुनरावृत्ति मैं आपको बताता हूँ। कश्मीर के अंदर सन 1990 में मस्जिदों से ऐलान हुआ था कि जितने
कश्मीरी ब्राह्मण है, पंडित हिंदू, वो अपने घर छोड़ करके कश्मीर को खाली कर दें, इलाका छोड़ के जाओ, यहां तुम्हें रहना नहीं है, वो छोड़ के आए। इसलिए वहां जो इस्लामिक लोग थे उन्होंने वहां पूरा कब्जा किया और हिंदुओं को वहां से समाप्त किया। वो घटना की पुनरावृत्ति कहीं भी कभी भी हो सकती है। इसलिए राष्ट्र प्रेम जरूरी है। हम अपने देश को मजबूत करें। फंडामेंटल राइट्स वहां सबको होना चाहिए, इंडस्ट्री वहां होनी चाहिए, एजुकेशन वहां होनी चाहिए, संस्कार वहां होने चाहिए, शिक्षा का वहां हो, हॉस्पिटलिटी हो। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है राष्ट्र प्रेम, कि मैं अपने देश के लिए अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे प्राण दे देने चाहिए। राजनीति तो बहुत बाद की बात है, चलती रहती है, लेकिन हाँ, राजनीति में कुछ गंदे लोग हैं, भारत में भी हैं, नेपाल में भी हैं। राजनीति में कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको नहीं होना चाहिए, ये बात मुझे कहने में कोई अति संयोक्ति नहीं है। भारत में भी है, नेपाल के अंदर जब से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार भारत के अंदर आई है, जबरदस्त परिवर्तन हुए हैं, बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। राम मंदिर का मुद्दा जो 500 वर्षों से 500 ईयर से लंबित था, लटका हुआ था, राम मंदिर बना है। कश्मीर धारा 370 जो पूरे वर्ल्ड ने मान लिया था कि इस विषय पे चर्चा नहीं करनी, ये हो ही नहीं सकता, वो 370 समाप्त की इस गवर्नमेंट ने। आज कश्मीर बिल्कुल जैसा दिल्ली है, इसी तरह से कश्मीर के अंदर वर्क होता है। 3 तलाक जो हमारी बहन बेटियां थी, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, कोई भी है, लेकिन भारतीय पहले है। नेपाल के अंदर रहने वाली पूरी जनता, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पहले वो नेपाली है। नेपाल और नेपाली वो है पहले, उसके बाद उसका खान पीन, भोजन और उसकी जातीय धर्म आता है। तो इसलिए इस सरकार ने जो वहाँ कार्य किए हैं राष्ट्र के लिए, मोदी जी ने, वो अतुलनीय कार्य किए हैं। नेपाल के अंदर भी तरक्की होनी चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, फंडामेंटल राइट होने चाहिए, लोगों को रोजगार मिलने चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ आनी चाहिए, ताकि हमारा नवयुवक बाहर जाके सर्विस ना कर सके, अपने देश में काम करे। एउटा नेपाल र भारत सम्बन्धमा आउँदा यो छोटा भाई बड़ा भाई का बात जो होता है ना, वो तो आउँछ क्या? भारत बड़ा है, नहीं, नेपाल छोटा है, नेपाल बड़ा भाई, नेपाल बड़ा भाई है, नेपाल बड़ा भाई है, बड़ा भाई है। मैं साबित करूंगा, मैं सिद्ध करूंगा इस बात को, नेपाल बड़ा भाई है। वो क्यों है? सवाल छोटे बड़े से नहीं होता कि कहीं अगर 3 करोड़ की जनसंख्या है, छोटा कंट्री है, या एक बहुत बड़ा कंट्री हो गया, वहां लोग ज्यादा है, जनसंख्या नेपाल की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ के लगभग होगी। भारत में 150 करोड़ को पार किया। वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन आज भारत में है। इससे बड़ा राष्ट्र पूरी दुनिया में जनसंख्या के आधार से नहीं है, नंबर 1 पे है। आर्थिक संपन्नता कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, भारत ने तरक्की की है। चाहे वो गन बनाने का मामला है, या मेडिसिन का मामला है, या टैंक का मामला है, जो हथियार पहले हम बाहर से खरीदते थे, आज हम खुद बना करके बेच रहे हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं। मैं इसलिए कह सकता हूं नेपाल बड़ा भाई है। किसी भी व्यक्ति का जनसंख्या घटना या बढ़ना, वो उसकी तुलनात्मक नहीं कर सकते। भारत के अंदर जो हमारे श्रेष्ठ पुरुष रहे हैं, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है, कौरव, पांडव, विदुर। कौरव चक्रवर्ती राजा थे, जब भीष्म पितामह हैं, और धृतराष्ट्र चक्रवर्ती राजा रहे हैं। लेकिन वो किसके बच्चे थे? व्यास के। वो बच्चे व्यास के थे, और व्यास नेपाल में रहते थे। तब ये बंटवारा नहीं था कि ये नेपाल है, ये भारत है, ये बंटवारा नहीं था। सब लोग मिलजुल के रहते थे। और मत्स्यगंधा तनहु दमोली की थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो फादर हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो ऋषि व्यास हैं। और व्यास जी ने ही वहां बच्चे पैदा किए, तब जाकर के ये महाभारत का। इसलिए व्यास जी हमारे पूज्य हैं। माता सत्यवती हमारी माता है, और वो तनहु दमोली में रहती। अब यो सन्दर्भमा तपाईले यत्रो भावुक कुरा पनि गर्नुभयो, ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई पनि पस्कनुभयो। भारत चाहिँ जस्तै भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ, त्यसको तपाईँ त्यहाँको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ।
तपाईहरु नेपालमा चाहनुहुन्छ चाहिँ के? दरअसल क्या अंतर एकदम अन्तरआत्माबाट तपाईबाट प्रस्फुटित होस् कि तपाईहरु नेपालमा चाहनुहुन्छ कि? ऐसा है, नेपाल कस्तो होस्, कस्तो बनोस्? आप बहुत समझदार आदमी हैं, क्वेश्चन भी आप ऐसे पूछते हैं कि वो थोड़ा सा सोच के जवाब देना पड़ता है। आप बड़े सफल पत्रकार हैं, बहुत सफल, ये मैं मानता हूँ। और परमपिता परमेश्वर आपको बहुत शक्ति दे, इसी तरह से माँ सरस्वती आपके अंदर वास करे और इसी तरह से ये सारा चलता रहे। लेकिन फिर भी आपके सवालों का पूछना आपका अधिकार है, उसका जवाब देना किस तरह से देना वो मेरा अधिकार है। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, आपको भी है, मुझे भी है। आज आपके चैनल में आया हूँ, मुझे आज़ादी है अपनी बात कहने का। हमारा रोटी बेटी का रिश्ता नेपाल का और भारत का है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक अलग कंट्री है। यहाँ का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अलग है, भारत का अलग है। हमारा पीपल टू पीपल रिलेशन है, रोटी बेटी का रिश्ता है, शादियां खूब होती हैं, आना जाना खूब होता है, लेकिन जहां तक राजनीति का मामला है, एक दूसरे के राजनीति के अंदर किसी दूसरे देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में जो भारत की राजनीति है वो सर्वोच्च उच्च कोटि की राजनीति है। नरेंद्र मोदी जी ने जब से सरकार बनी है 2014 से आज तक एक नई तरह की राजनीति को जन्म दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति को जन्म दिया है, राष्ट्र प्रेम की भावना को जन्म दिया है और सनातन की जय हो उसका भावना जागृति हुई है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति पहले भारतीय है, ये उन्होंने अंदर एक जागृति की है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई। आज मुसलमान भी भारत माता की जय बोलते हैं। अभी ये जो 26 जनवरी हमारे यहाँ रिपब्लिक डे का पर्व था, मैं कश्मीर में गया, लाल चौक जहाँ कभी पूर्व काल में भारत का झंडा फहराना नहीं जाता था, प्रॉब्लम थी, गोली मार देते थे टेररिस्ट। अभी मैं वहाँ जाके झंडा फहरा करके आया, वहाँ लगभग 95% मुसलमान उसमें थे लाल चौक के ऊपर, सबने भारत माता की जय बोली। इतना परिवर्तन है, जहाँ कभी कश्मीर के अंदर लाल चौक के ऊपर हम खड़ा नहीं हो सकते थे, भारत माता की जय का तो बहुत दूर की बात है, नहीं कर सकते थे, आज भारत का झंडा लाल चौक के ऊपर लगा हुआ है। ये परिवर्तन सरकारी परिवर्तन नहीं है, ये आत्मा का परिवर्तन है। क्योंकि कश्मीर के लिए भारत सरकार ने इतना वर्क किया है, इतना वर्क किया है कि उनके मन में भावना पैदा हुई कि अब तो लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मुसलमानों को समाप्त कर देंगे, इनको बर्बाद कर देंगे, परिवर्तन करा देंगे, ये इस तरह की अफवाहें दूसरे दल के लोगों ने चलाई थी। लेकिन भारत ने जब से हमारी सरकार आई है, न तो कभी किसी को कहा मुसलमान को तुम धर्म परिवर्तन करो, ना किसी क्रिश्चियन को कहा, ना किसी को प्रताड़ित किया, बल्कि कश्मीर में जाके उनके फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा की। और जो आज तक कभी काम नहीं हुआ था, दिल्ली से कश्मीर ट्रेन भी चालू की। जो दिल्ली से कश्मीर ट्रेन चलाना बहुत मुश्किल था, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां, इतने लंबे पिलर खड़े किए और उसके ऊपर से ट्रेन गुजार दी। जब वहां बर्फ गिरती है, त्यही कुरा भारतमा स्थिरता छ। हाँ, स्थिरता तो पूरी है। 14 देखि अहिलेसम्म नरेन्द्र मोदीजी तेस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हो। अहिलेको तपाईको अर्थमन्त्रीज्यूले 9औं पटक बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ। तर नेपालमा हरेक साल प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्छ र भारतलाई पनि हैरान होला कि स्वागत गर्दा आज यो साल एउटालाई स्वागत गरौँ, अर्को साल फेरि अर्कैलाई स्वागत गर्नुपर्ने परिस्थिति भारतले भोगिरहेछ नि। हामी कहाँ राजनीति स्थिरता छैन। एउटा छिमेकी हुनुको नाताले नजिकको घरमा शान्त होस् भन्ने त चाहन्छ नि, त स्वाभाविक हो नि, त्यो प्राकृतिक कुरा पनि हो, त्यो स्वाभाविक हो नि। तर नेपालमा चाहिँ शान्ति स्थिरता भएन। वैसे तो सरकार जहाँ नेपालमा के छ भने यो अस्थिरता हुनको पछाडि कहीँ न कहीँ आप लोगको भी अथवा भारतको पनि हात छ भन्ने यहाँ बजारमा हल्लाहरू चल्छन्। नेपालमा मैले यो यहाँको बजार हल्लालाई सस्टेसन गरेर एकत्रित करके आपके साथ पेश कर रहा हूं। नेपाल में सरकार स्थिर हो, नेपालमा सरकार अस्थिर हुनमा भारतको हात छ पनि भनिन्छ। हम ये चाहते हैं नेपाल के अंदर सरकार स्थिर होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
भारत के अंदर भाजपा की सरकार आने से पहले वहाँ विभिन्न दलों की गवर्नमेंट रही है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का पद का दावेदार घोषित किया गया, पूरे देश के अंदर उन्होंने जाकर के अपने भाषण, अपने कार्य किए। लेकिन जनता, जिसको जनार्दन कहा जाता है, जनता जनार्दन, जनार्दन का मतलब भगवान, उन्होंने वोट दिया। वहां लोकतंत्र है, यहां भी लोकतंत्र है। वोट जो गया, इतना वोट डाल दिया कि एक दल की सरकार बन गई। और अगर वोट ना आता, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे हैं, 24 पार्टी की गवर्नमेंट थी, वो लंगड़ी सरकार थी, तो निर्णय नहीं लिए गए। अभी मोदी जी से पहले हमारी सरकार, मोदी जी के वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, लेकिन उसमें सभी दलों को लेना पड़ा, इसलिए निर्णय नहीं ले पाए। अब जो गवर्नमेंट है वो इंडिविजुअल गवर्नमेंट है, एक ही सरकार है, जनता ने वोट डाल दिया कि नहीं तुम निर्णय हम साथ देते हैं, उन्होंने फिर निर्णय लिए। और अगर जनता हमारी सरकार ना बनाती इंडिविजुअल पूर्ण बहुमत की, तो मोदी जी निर्णय नहीं ले पाते, कैसे सरकार गिर जाती। नेपालले पनि त्यो सिक्न पर्यो, अरूलाई दोष लाउने होइन। ये जनता का काम है। जनता को चाहिए कि जो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, जो राष्ट्र प्रेमी है, देश का रक्षक है, उसको वोट दे, एक तरफा वोट डाल दे, ताकि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना के निर्णय ले। ये काम समस्या आफूमा खोजा नेपाली जन बिल्कुल, अरूमा होइन। नहीं, आफ्नो सरकार बहुमत नदिने एउटा दललाई। देखो, चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है, आप भी लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूँ, कोई भी लड़े। लेकिन जनता का क्या फर्ज है कि दीपक जी कैसे व्यक्ति हैं, दिनेश उपाध्याय कैसा व्यक्ति है, या कोई कैसा व्यक्ति मुझे वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मोदी जी ने जो गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री रहे, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को उन्होंने वोट दिया। यूपी का उदाहरण ले लो आप, योगी जी हैं, आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं वहां। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले यूपी के अंदर भ्रष्टाचार, हफ्ता वसूली, एनकाउंटर और बलात्कार, रेप बहुत ज्यादा थे। पूरी दुनिया जानती है कि यूपी को क्राइम कैपिटल कहने लगे थे, क्राइम की कैपिटल है ये। और पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही है, बहुत बड़ा राज्य है। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, बनने के बाद उन्होंने लिस्ट निकाली क्रिमिनल्स कितने हैं, और उन क्रिमिनलों को फिर पुलिस को वो लिस्ट दी, और वहां फिर आपने सुना होगा एनकाउंटर हुए हैं। जो किसी की लड़की को छेड़ दे या कोई रेप की घटना घटी, उसके भी एनकाउंटर हुए हैं। जो हफ्ता वसूली करते हैं, मान लो आपका टीवी चैनल है, दो गुंडे आएंगे, आपको कहेंगे जी 1 लाख रुपए आपको हमें महीना देना पड़ेगा, न्यूज़ को बंद करो, या आपको मारेंगे, पीटेंगे, सामान तोड़ देंगे, ये कर, ऐसा वहां होता था। योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा, जितने भी बिजनेसमैन हैं, टीवी चैनल, दुकानदार, सबको अगर कोई किसी को गुंडा टैक्स या हफ्ता वसूली करता है, एक बार आके थाने में उसका नाम बता दो, बस लिख करके दे दो कि फला आदमी आया था और मेरे से गुंडा टैक्स, हफ्ता वसूली मांगने के लिए आया था, बस आपका काम खत्म, फिर दोबारा आने की जरूरत नहीं है। नेपालले भारतबाट के सिक्नु पर्यो भने, नेपालमा जति अस्थिरता छ, यो एकल गभर्नमेन्ट भएन नेपालमा, त्यसकारण भयो। त्यसकारण नेपाली जनले दिल्लीतिर फर्केर दोष देखाउने होइन, काठमाडौँतिर हेरेर एउटा दललाई बहुमत दिनु पर्यो अब, होइन? देखो दीपक जी, ये तपाईको सुझाव हो। सरकार से समाज नहीं बनता, समाज से सरकार बनती है। जब संस्कार के अंदर हिंदुत्व की जय होगी, सनातन की जय होगी, संस्कार की जय होगी, सोशल वर्क होता रहेगा, हमारे पूर्णवासी एकादशी, खिचड़ी यात्रा, राम की बारात, पशुपतिनाथ टेम्पल के दर्शन और महाशिवरात्रि के पर्व जब ये होते रहेंगे सभी के साथ, तो बच्चों के अंदर जागृति आएगी। जब बच्चा घर से निकल के स्कूल जाता है, तो हिंदुओं को चाहिए अपने बच्चे के हाथ में टीका लगाए, नेपाली टोपी सिर पे रखे उसके। त्यसै पहिला नेपाल हिन्दू राज्य थियो, पछि हामी कहाँमा गणतन्त्र परिवर्तन आयो। कतिपय सन्दर्भमा भारत पनि त्यसमा जोड्नेहरू, व्याख्या गर्नेहरू छन्। तर नेपालमा अहिले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष संविधान छ। यो संविधानप्रति चाहिँ भारतको
संस्थागत रूपमै असहमति छ। धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्दप्रति भन्ने पनि यो काठमाडौँमा हावा चल्छ कि। देखो, एक होता है सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र, एक होता है सनातन धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। आज भारत में लोकतंत्र हिंदू राष्ट्र नहीं है, उसके बावजूद भी आज भारत हिंदू राष्ट्र है। वहां 85-90% हिंदू है। हालांकि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया, उसके बाद भी आज भारत हिंदू राष्ट्र है। जितने भी अन्य धर्मों के लोग हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आज भारत हिंदू राष्ट्र है। इसलिए हिंदू राष्ट्र घोषित करना या ना करना, उससे राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। कि हमने लिख दिया ये हिंदू राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र नहीं है, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे अपनी अंतरात्मा से राष्ट्र प्रेम, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। उनको भी चाहिए जो दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, मर्यादा में रहें। किसी का धर्म परिवर्तन होना नहीं चाहिए, किसी के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को नुकसान नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन उनको भी चाहिए अपनी मर्यादा में पूजा पद्धति करें। मैंने नमाज पढ़नी है तो मस्जिद में पढ़े, रोड पे बैठ के नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। या गिरजाघर है, उनकी पूजा पद्धति है, मर्यादा में रहें। हिंदुओं को भी चाहिए कि वे अपने मंदिर में पूजा करें, घर में पूजा करें। रोड पे जा करके जब ये इस तरह की घटनाएं घटती हैं, मान लिया कोई बीमार व्यक्ति है या किसी को डिलीवरी होनी है, कोई बात है, इनका जुलूस निकल रहा है तो फंस जाएगी गाड़ी, रोड पे मर जाएगा व्यक्ति। धर्म की भी मर्यादाएं हैं। जब अमर्यादित धर्म होता है तो उसका राष्ट्र को नुकसान होता है। जस्तै मैले जोड्न खोजेकै कुरा, भारतलाई चाहिँ नेपाल हिन्दू राज्य होस् भन्ने अपेक्षा सदिच्छा त हुन सक्छ नि त। त्यो तपाईहरुलाई थाहा थियो, सदिच्छा अपेक्षा? नेपाल हिंदू राष्ट्र था। हम तो यही चाहते हैं, भारत और नेपाल दोनों हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार ना भी करे, आज भारत को हम लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र है, कोई नहीं बोलता। अंदर से भाव जो होते हैं ना जी, अंतरात्मा, सरकार घोषणा करे, मैं अपने भारत की सरकार को कहता हूं, घोषणा करे या मत करे, भारत हिंदू राज्य जैसा आज हो गया है। रविजी, नेपालको धर्म सापेक्षता, धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा भारतको चासो र चिन्ता चाहिँ छ, यसरी बुझौँ नेपाली जनताले? हम तो यही चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हिंदू ज़्यादा संख्या में हैं वहाँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, जैसा नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय, यहाँ हम लोग अल्पसंख्यक हो गए, हिंदू है नहीं, क्रिश्चियनिटी या और लोग ज़्यादा है, तो फिर वो कहेंगे क्रिश्चियन स्टेट घोषित करो। जहाँ हिंदू ज़्यादा है और वो कहेंगे ये तो हिंदू राष्ट्र है। जो राज्य है जहाँ हिंदू है ही नहीं और भारत के अंडर में है, तो वो क्या करेंगे? फिर एक झगड़ा हो जाएगा बिना बात का। इसमें देश की तरक्की रुकती है। हम भारतीय हैं, मेरी एक विचारधारा है, मैं राम को पूजता हूँ, शिव को पूजता हूँ। शिव नेपाल में भी हैं और शिव भारत में भी है, लेकिन शिव चाइना में भी है। शिव चाइना में भी है और सबसे बड़ा शिव का जो दरबार है वो चाइना के अंदर है, जो तिब्बत में है, कैलाश मानसरोवर। उससे बड़ा शिव का स्थान, टेम्पल या जो भी कुछ है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है जो चाइना के अंदर है। लेकिन चाइना के लोग शिव को पूजते नहीं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, हम लोग जाते हैं, मैं यात्रा करके आया, मुक्तिनाथ भी यात्रा की। लेकिन जब हम वहाँ तिब्बत में गए तो सारे जो चाइना की आर्मी थी वहाँ सुरक्षा में लगी रहती है, लेकिन वो लोग शिव को नहीं मानते। शिव को सनातन के लोग मानते हैं, लेकिन हमें वहाँ पासपोर्ट और वीजा लगा के जाना पड़ता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट और वीजा लगता है और टाइम फिक्स है। हम लोग सारा साल वहाँ दर्शन नहीं कर सकते। और ऐसी ही स्थिति वैष्णो देवी की थी। जब वहाँ सन 47 में पहले प्रधानमंत्री बने थे, जब भारत का बंटवारा हुआ तो कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री थे, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के अंदर पासपोर्ट लागू किया था और वीजा थी।
हम जब वैष्णो माता के दर्शन करने जाते थे तो जैसे कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने जाते हैं ऐसे वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते थे। पासपोर्ट लगाओ, वीजा लगाओ, तब जाके वहाँ दर्शन करने जाते थे। वो लोग वैष्णो देवी के दर्शन नहीं करते, सारे इस्लामिक हैं, मुसलमान हैं, कभी नहीं जाते। लेकिन हिंदू लोग जाते थे, उनको वहाँ पैसा लेते थे। लेकिन आज पासपोर्ट वीजा वहाँ समाप्त हुआ और हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं फ्री। ऐसा ही तिब्बत के अंदर भी जो कैलाश मानसरोवर है, सभी सनातन धर्म के मानने वालों को पासपोर्ट और वीजा मुक्त होना चाहिए, निःशुल्क दर्शन की व्यवस्था होनी चाहिए, पूरे साल कभी भी जाएं दर्शन करें। तो चाहिने सरकारले गर्न आवश्यक छ। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो शिव को नहीं पूजते जी। अब यही संदर्भमा म एउटा अब नेपालमा गणतन्त्र 62-63 को परिवर्तनपछि नेपाल गणतन्त्र भयो, त्योभन्दा अगाडि राजतन्त्रमा मुल्यो। यसमा पनि भारतको केही चासो र चिन्ता छ भनिन्छ। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा है, एक दूसरे के हम लोग भाव तो प्रकट कर सकते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम लोगों की चिंता है इस बात की कि नेपाल स्थिर होना चाहिए, अस्थिर नहीं होना चाहिए। जो पीछे आंदोलन हुए हैं उनका भारत को भी नुकसान हुआ है, अंदर से दुख भी हुआ है, व्यापार के अंदर भी फर्क आया है, कितने लोग दुखी हुए, कितना नुकसान हुआ वो। लेकिन जो भी हुआ वो नियति को ऐसा ही मंजूर था, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उनको चाहिए राष्ट्रहित के लिए काम करना चाहिए। राजा राष्ट्र संस्था फर्काउने भनेर यहाँ नेपालमा आन्दोलन पनि भइरहेछ। केही समूहले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, दुर्गा प्रसाई लगायतका केही समूह पार्टीहरू नेपालमा राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, राष्ट्र संस्था सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र भनिरहेछ। तपाईँहरूको शुभेच्छा, सद्भाव, शुभकामना गणतन्त्र प्रति हो कि अब राष्ट्र संस्था प्रति हो? तो नेपाल के अंदर मैं बहुत लंबे समय से यहाँ कार्य कर रहा हूँ, आना जाना लगा रहता है। यहाँ कई विचारधारा के लोग हैं। कुछ लोग लोकतंत्र के बातें करते हैं, कुछ लोग राजावादी की बातें करते हैं, कुछ लोग अलग अलग पार्टियों ने मेरी सरकार आनी चाहिए, ऐसा कोई यहाँ विचारधारा है। इससे पहले मैंने आपको ये जवाब दिया था, सत्ता किसी की भी रहे, राष्ट्र जीवित रहना चाहिए। सवाल सनातन धर्म से है और अपने राष्ट्र से है। सनातन धर्म की जय होनी चाहिए, राष्ट्र की जय होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति अच्छा कार्य कर सकता हो देश के लिए, यसरी बुझौँ, वोट डालना चाहिए जनता को। मैले फिर जनता के हाथ में। मैले भारतीय जनता पार्टीको वरिष्ठ नेतासँग कुरा गरिरहँदा नेपालीले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने सनातन भन्ने शब्दसँग चाहिँ भारतको कन्सर्न छ, नेपालप्रति चासो छ, चिन्ता छ भनेर बुझ्नु पर्यो। एक शब्द होता है नूतन, एक पुरातन, एक सनातन। ये तीन शब्द है। एक वैदिक सनातन, नूतन, पुरातन, सनातन, वैदिक सनातन। इन शब्दों को समझ के व्याख्या करके सही तरह से अपने बच्चों को, पुरुषों को, बहनों को, माताओं को इसका ज्ञान कराना चाहिए। नूतन क्या है, पुरातन क्या है, सनातन क्या है, वैदिक सनातन क्या है। इन शब्दों का सही ज्ञान भागवत कथा के द्वारा, राम कथा के द्वारा, गौ कथा के द्वारा, शिव पुराण के द्वारा होनी चाहिए। और समाज के अंदर जिस दिन ये ज्ञान सरकार के द्वारा नहीं, धर्माचार्यों के द्वारा, ये धर्म का काम है, सरकार का नहीं। सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो यहाँ गुरु हैं, धार्मिक, राम कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं, उनको चाहिए मंच लगा करके भागवत कथा करें, राम कथा करें, गो कथा करें, शिव पुराण कहें, वहाँ इन चीज़ों का ज्ञान पब्लिक को दें। जिस दिन ये कार्य हो जाएगा, नेपाल के अंदर सारी समस्या खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। अब म तपाईलाई लान्छु, अघि हामीले सन्दर्भ लामो गर्यौं, नेपाल र भारतको ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। ऐतिहासिक संबंध है और बड़ा प्राचीन संबंध है, सनातनी संबंध है। कोई जितना पुराना है किसी को पता ही नहीं। अब एउटा घरमा झगडा भयो भने अर्को घरलाई असर पर्छ, एउटा घरमा लफडा भयो भने अर्को घरमा त्यसको बाछिटाहरू पुग्छ।
तपाईहरूले देख्दा देख्दै भारत नेपालको राम्रो होस् भन्ने कामना गर्दा गर्दै यहाँ भदौ 23 गते आन्दोलन भयो र सरकारै परिवर्तन गर्नु पर्यो, संसद विघटन भयो र फागुन 21 गते नेपालमा आम निर्वाचन हुँदैछ र भारतले सवारी साधन 250 वटा सवारी साधन लिएर निर्वाचन सफलताको कामना पनि प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेछ। अब तपाईहरू यो निर्वाचन अथवा नेपालमा जे भयो यो 5-6 महिनाको अवधिमा यसलाई चाहिँ तपाईहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ? तो 5-6 महीना अगाडि जो हुआ है उसकी अब चर्चा कर। जिन्जी विद्रोह, प्रदर्शन, आंदोलन, ये क्यों हुआ उसको देखना पड़ेगा। सिर्फ नेपाल में नहीं हुआ, ये लंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश की जो वो थी वहाँ की प्रधानमंत्री सह राष्ट्रपति, वो भारत में अभी रह रही है। वहां से भाग के आना पड़ा, जनता घुस गई वहाँ और वो भारत में आई, शरण ली, आज भारत के अंदर है। दलाई लामा जो तिब्बत के हैं, अभी भारत ने शरण दी है उनको। वहां क्यों हुआ ऐसा, लंका में क्यों हुआ है, नेपाल में क्यों हुआ है, और ये घटना आगे भी कहीं भी घट सकती है। किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हम लोग, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्यों हुआ, उसकी फाउंडेशन कहाँ है। उन लोगों का जो हमने अखबार में पढ़ा, टीवी में देखा, उनका विषय था भ्रष्टाचार, कि भ्रष्टाचार हुआ इसलिए जनता रोड पे आई, झगड़े हुए, मारपीट हुए, और बस उसमें थोड़ा सा ये हुआ है कि जो सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, वो सरकारी संपत्ति पब्लिक की संपत्ति थी, किसी नेता की नहीं। गवर्नमेंट की जो संपत्ति थी वो गवर्नमेंट की नहीं है, वो पब्लिक की है, क्योंकि पब्लिक के पैसे से बनी है वो। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या सिंह दरबार है, या जो भी है, वो सारा पब्लिक का पैसा है, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, व्यक्ति जो कोई गलत है उसका बहिष्कार होना चाहिए। ये भारत में भी हुआ है कि जिन लोगों ने गलतियां की है, जनता ने उनको वोट नहीं दिया और सत्ता से बाहर हैं, लेकिन फिर भी अपने राष्ट्र का नुकसान नहीं करना चाहिए। आप जिसने गलती की है, आप उसको जो अच्छा लगे कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा में रह के। मैले यही जोड्दैछु, जस्तै छिमेकको घरमा आगो लाग्यो भने त्यो आगोले आफ्नो घर पनि डढ्ने खतरा त रहन्छ नि त। त्यसको झिल्काले आफूलाई लपेट्न सक्छ नि, ज्वालाले आफूलाई लपेट्न सक्छ नि। भारत चाहिँ बेखबर त भयो अथवा थियो, किन यो भयो भन्ने मैले सन्दर्भमा कुरा जोडिरहँदा उसका भारत को नुकसान हुआ है, जो आंदोलन हुआ है उसका नुकसान हुआ है, हमें पीड़ा भी हुई है, नहीं होना चाहिए था। अपने लोग यहाँ कितना कर्फ्यू जैसी स्थिति रही, कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है काफ़ी जान माल का, तो उससे पीड़ा तो होती है। ये चीज़ें गलत है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। शांति रहे, अगर कोई बात है तो बैठ के कह सकते हैं कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, हम लोग मदद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, जनता जनार्दन होती है, जनता ही राष्ट्रपति है, जनता ही प्रधानमंत्री है, और जनता ही विधायक है, जनता ही मिनिस्टर है, जनता ही लोकसभा का सांसद है, जनता ही समानुपातिक है। यहीं से लोग जाते हैं वहाँ, वो कोई विदेशी लोग नहीं है जो सत्ता में है, सरकार में है, कोई बाहर के लोग नहीं है, यहीं से गए। आपका भाई है, मेरा भाई है, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई चाचे है, कोई, तो यही लोग गए हैं ना जी। तो हम किसको आरोपित कर रहे हैं? हम जो विद्रोह कर रहे हैं किसके खिलाफ? अपने के खिलाफ। ये सारे अपने हैं, लेकिन हुआ क्यों? रास्ते से हटे, जो रास्ता होना चाहिए था उससे थोड़ा सा हटे, इसलिए जनता रोड पे आई। अभी फिर यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, नेपाल में इलेक्शन है, अभी फिर वोट डलेगा और फिर सरकार बनेगी। इसलिए ये सरकारें बनती रहेंगी, चलती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, प्रधानमंत्री आते रहेंगे, राष्ट्रपति आते रहेंगे, दल अलग अलग आते रहेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई भी दल हो, पहले राष्ट्र, हमारी कुर्सी और हम बाद में। अब म फेरि अझै लान्छु कि अहिले पछिल्लो नेपालको विद्रोहमा कतिपय व्याख्या विश्लेषण नेपालमा के भइरहेछ भने यो अमेरिकनहरूको यहाँ धेरै घुसपेट भयो, अमेरिकनहरू एमसीपी परियोजना मार्फत आए, भारत बेखबर भयो, अथवा भारतले नेपालमा केही गर्न सकेन
भन्ने ढङ्गको केही आफूलाई पण्डित ठान्ने बुद्धिजीवीहरूले, केही राजनीतिक दलहरूले यो कुरो व्याख्या गरिरहेछ। देखो क्या है कि नेपाल के अंदर भारत कमजोर भएको हो नेपाली मामलामा। अब मेरो प्रश्न चाहिँ भारत क्या भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेताजीलाई भारत नेपाल मामलामा छिमेकको हालखबर बुझ्न भारत कमजोर भएको हो भन्ने मेरो प्रश्न हो। देखो सवाल कमजोर मजबूत का नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है, हमारा और नेपाल का एक अटूट और विशेष प्रकार का रिश्ता है। यहाँ जो आंदोलन हुआ है वो होना नहीं चाहिए था, हम उसका खंडन करते हैं, वो अच्छा नहीं है, आगे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भी काम है वो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। भारत की जो सरकार चल रही है उसको देख करके हमें भी उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। कभी भी नेपालबाट भारतले पनि शिक्षा लिनुपर्ने देखियो। बिल्कुल शिक्षा लेनी चाहिए, भारत से नहीं। भारत के अंदर तो कुछ नेता ऐसे भी हैं जो ठीक नहीं है। भारत से मैं कहूँ भारत से सबक लेना चाहिए। भारत के अंदर कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं कि जिनसे सबक नहीं लेना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनसे सबक लेना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, योगी जी का अनुसरण करना चाहिए। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं उनका अनुसरण बिल्कुल नहीं करना। जो राम्रा छन्, जसले राम्रो गर्यो त्यसको चाहिँ अनुसरण गरौँ हैन। योगी जी का अनुसरण करो, मोदी जी का अनुसरण करो कि ये कैसे चले। यूपी को ठीक करना इंसान के बस की बात नहीं थी। योगी आदित्यनाथ जी के शरीर के अंदर भगवान गोरखनाथ का आशीर्वाद था, तब ठीक हुआ, वरना एक आदमी यूपी को ठीक नहीं कर सकता जी। बहुत भयंकर प्रॉब्लम थी वहाँ, बहुत भयंकर। यसो भनौँ, नेपालीहरू विधर्मी भए, अधर्मी भए, त्यसकारण यहाँ अशान्ति आयो। कुछ लोग इस प्रकार के थे, आज भी हैं, कहीं गए नहीं, अभी भी हैं। वो कोई गए नहीं, अभी यही है। इसलिए जनताले चिन्न चाहिँ जरुरी छ हैन। जनता को चाहिए, को अधर्मी हो, को विधर्मी हो, को सधर्मी हो, जनता जानती है, पता है, जनता को पता है कि ये कौन गलत है और कौन ठीक है। इसीलिए बार बार कहता हूं, जनता जनार्दन, उनको चाहिए कि आप मेरे मित्र तो हैं लेकिन आप धर्मी नहीं है, विधर्मी है। लेकिन मैं आपको वोट ना डाल के उसको वोट दूं जो धर्मी है। ऋषि वाल्मीकि का जो आश्रम यहाँ पे है नेपाल के अंदर, वो डकैत थे। ऋषि वाल्मीकि ऋषि नहीं थे, डकैत थे। रत्नाकर नाम का, रत्नाकर डकैत थे, बड़े डकैत, छोटे मोटे नहीं, बड़े उच्च कोटि के डकैत थे। लेकिन जब एक ऋषि और संत महात्मा उनसे मिले, जा रहे थे, उनका तो काम लूटने का था। थैले में दिखा क्या उसके कुछ सामान होगा, पैसे वैसे होंगे, दो चार कहीं से उन्होंने ले लिया। तब ऋषि ने पूछा कि लूट तो तुमने लिया, इस पैसों का करोगे क्या? कि ये पैसा, मैं नौकरी तो करता नहीं, मेरा तो काम लूट का है, रोबरी करता हूँ, और मेरी वाइफ है, मेरे बेटे हैं, उनकी पत्नी है, बच्चे, उनको मैं जाकर के पैसे दूंगा, वो खाना पीना खाएंगे। कहले आप एक काम उनसे आज पूछना कि कभी अगर आप गलती से पकड़े गए और राजा के दरबार में पेश किया और आपको कहा कि भाई आज से काम छोड़ दो और आपको 100 कोड़े की दंड दिया जाता है कि इनको 100 कोड़े मारने हैं और मार के इनको छोड़ दो, एक मौका दे दो, आगे ये काम रोबरी का, लुटेरे का बंद करो। आप अपनी वाइफ से, बेटों से पूछ के आओ कि अगर 100 कोड़ों की सजा मुझे मिली, राजा ने दंड दिया, तो जिन्होंने मेरे कमाए हुए धन को खाया है, क्या उनको भी 10-10 कोड़े बांटेंगे क्या वो? कि मैंने जो पैसा लिया, अब आप भी जो कमाते हैं घर में देते हैं ना, वाइफ के खर्चा है, बेटों की फीस है, देते हैं। लेकिन कल को अगर आपको कष्ट होता है तो बच्चों को साथ देना चाहिए। जब रत्नाकर डकैत गया, उन्होंने पूछा अपनी वाइफ को कि जो मैं पैसा लाता हूँ और मैं आपको सबको देता हूँ घर में लाके, अगर कल को मुझे दंड मिला, राजा ने कहा इसको 100 कोड़े मारो, तो 10-10 15 कोड़े आपको भी लेने पड़ेंगे। पत्नी कहे मैं तो नहीं लूंगी।
चोरी की तुमने, डकैती की तुमने, मैं क्यों खोले, तुम्हें खाओ ना। फिर बेटे को ये सवाल पूछा, सबसे पूछा, सबने मना किया। जिस धन को मैंने गलत तरह से कमाया, और वो किसको खिलाया? परिवार को। बिल्डिंगें बनाई, फार्म हाउस बनाए, अश्लील पेय पदार्थ पिया, आचरणहीनता की, देश विदेश के दौरे किए वो। लेकिन जब आदमी फंसता है ना तो उसको सजा होती है। तो अंगुलीमाल, वो रत्ना का डकैत, जब घर से आया, महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी मैं गया था घर, कहना क्या जवाब दिया तेरी वाइफ और बेटे ने, क्या बोला? कह जी बस, कहना नहीं बोल, सजा त तिमीले मात्रै भोग। हाँ बोल, तूने जब गया तो मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब तो देना पड़ेगा ना। रत्ना का जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने ये कहा, महाराज जी जैसे आपने कपड़े पहन रखे ना भगवा वस्त्र पीले, ऐसा एक ड्रेस मुझे भी दे दो। आज के बाद अपने घर नहीं जाऊंगा। रत्नाकर उस दिन के बाद पत्नी को त्यागा, बेटे पूरा परिवार को त्याग करके, और वो तपस्या में लीन हो गए। पूरी डकैती, कुछ भी बंद कर, भीख मांग के खाया, नंगे पैर, कभी चप्पल नहीं पहनी, कपड़े नहीं पहने, एक भगवा वस्त्र होता था, और नंगे भीख मांग के खाते थे बस। और जंगल में रहते थे कुटिया बना के। एक डकैत आत्म परिवर्तन और ज्ञान से ऋषि वाल्मीकि बन सकता है, रामायण की कल्पना कर सकता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 2 बच्चे लव और कुश को अपने आश्रम में जन्म दे सकता है, सीता माता का पालन पोषण कर सकता है। सब कुछ संभावना है। राजनीति बहुत अच्छी चीज है। अब म यही सन्दर्भमा बोलिरहेको छु कि अमेरिकनहरूले कि अहिले भारतलाई क्रस गरेर नेपालमा सोझै आफ्नो अस्तित्व उपस्थित गराउन खोजेका हुन्। पहिला पहिला भारत मार्फत उनीहरूले हेर्थे भन्ने भनाइ छ। नेपालमा अहिले उनीहरू सोझै आए। यसले भारतलाई दिक्कत भन्छ नि, व्यवधान खडा भएको अनुभूति छ कि छैन? देखो, सभी जितने भी कंट्री हैं, सभी कंट्रियों के लोग रहते हैं। भारत के अंदर भी सभी कंट्री के लोग हैं, एम्बेसी भी है, उनके विचार भी हैं, काम भी करते हैं। लेकिन एक काम होता है एक दूसरे की मदद करना, और मैं आपके घर में रह करके क्या कर सकता हूं अच्छे में, एक तो वो है। लेकिन मैं आपके घर में रह करके नुकसान क्या कर सकता हूं, ऐसी सोच। 2 चीजें हैं। मैं दिल्ली से आया, आपके घर में मेहमान बन के आया, और मैं आपके घर से चार्जर की लीड या पेंसिल और कुछ भी चोरी करके लेके चला गया। एक ये है कि अगर आपके घर में कोई नुकसान हो रहा है उसको रोकना। आपके घर में रहने का मेरा धर्म बनता है कि आपका घर मेरा परिवार, उस घर को नुकसान नहीं होना चाहिए। भनेपछि यसो भनौँ, नेपालमा जे भइरहेको छ त्यसमा बेखबर चाहिँ दिल्ली छैन, भारतीय जनता पार्टी छैन, नरेन्द्र मोदीको सरकार छैन। यति चाहिँ सत्य हो, यति चाहिँ जनताले बुझौँ। देखो क्या है कि यहाँ जो हुआ है, मैंने पहले भी कहा, उसका हमें दुख है। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि उसकी जानकारी भारत को थी, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? उसकी जानकारी अगर पहले से हमें होती कि यहाँ क्या होने वाला है, तो हम उसको रोकने का प्रयास करते। बैठ के बातचीत करनी चाहिए, बैठ के बात करो। अगर नहीं मानता तो उसे वोट मत दो, इलेक्शन हार जाएगा। वोट एक ऐसी चीज है, लोकतंत्र को जीवित करने के लिए, भ्रष्ट सरकार को परिवर्तन करने के लिए वोट अहिंसक उपकरण है। हिंसा अच्छी नहीं होती, हम हिंसा के पक्ष में नहीं है, लेकिन वोट एक इतना बड़ा अहिंसक उपकरण है, उसके आगे तोप, गन, टैंक, रिवॉल्वर और पिस्टल सब फेल है। वोट सबसे बड़ा उपकरण है, लेकिन अहिंसक उपकरण है। अघि एउटा सन्दर्भ आएको थियो, भारतको पडोसी नै हो बङ्गलादेश पनि, छिमेकी। त्यहाँ पनि सत्ता उलट पलट भयो र त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई भारतले शरण दिइरहेछ। अहिले नयाँ त्यहाँ बङ्गलादेशमा नयाँ चुनाव भएको छ र त्यहाँ अहिले नयाँ सरकार बन्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेछ र उसले निर्वाचित सरकार है वहाँ, सरकार तो अभी बनी नहीं, निर्वाचित सरकार बन्ने प्रक्रियामा छ र उसले चाहिँ भारतलाई आफ्नो प्रधानमन्त्री चाहिँ हस्तान्तरण गर भन्ने सम्मका कुराहरू बजारमा अथवा अखबारहरूमा आइरहेछन्।
नेपाल यो जोड्दा अब त्यहाँ चाहिँ आन्दोलनकारी दलहरू जसले आन्दोलन गरे ती दलहरूले त चुनावमा खास सफलता प्राप्त गर्न सकेनन् हैन। अब नेपालमा पनि चुनाव हुँदैछ। फागुन 21 गते मैले अघि पनि भने हाम्रा धेरै सवारी साधनहरू जिन्दी आन्दोलनमा डढेका थिए। भारतले धेरै ठुलो सहयोग पनि यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सदा सहायता स्वरूप प्रदान गरिसकेको छ। यो सन्दर्भमा यो निर्वाचनबाट चाहिँ भारत के चाहन्छ? नेपालको स्थायित्वको लागि, नेपालको शान्तिको लागि, नेपालको समृद्धिको लागि, नेपालको स्वाभिमानको लागि के चाहन्छ भारत? ये जो एक शब्द है स्वाभिमान, एक है घमंड, ईगो। स्वाभिमान जब ईगो में परिवर्तन होता है तो उसका नुकसान है। स्वाभिमान जब घमंड में परिवर्तन होता है उसका नुकसान है। स्वाभिमान जीवित रहना चाहिए। जिस व्यक्ति का स्वाभिमान मर जाता है वो व्यक्ति भी मर जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि भगवान भी एक बार कहे इस बात को, यार ये आदमी तेने बना के धरती पे कैसा भेज दिया। लेकिन ईगो में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही होती है पावर, मजबूती। हम लोग पावरफुल तो हैं लेकिन गुंडे नहीं। जब पावर का नशा गुंडागर्दी में परिवर्तन होता है तो राष्ट्र का नुकसान होता है। वो व्यक्ति समाप्त हो जाता है, वो राष्ट्र भी समाप्त हो जाता है। पावर मर्यादित हो। पावर होती है गरीब और मजलूम की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, किसी बहू बेटी की शादी के अंदर दान देने के लिए, गरीब और मजलूम और बीमार की दवाई देने के लिए, निःशुल्क हॉस्पिटल चिकित्सा फ्री हो उसके देने के लिए, एजुकेशन फ्री हो उसके देने के लिए। मेरे पास अगर ज़्यादा पैसा है तो मुझे गरीब लड़कियों की शादी करनी चाहिए, एजुकेशन निःशुल्क देना चाहिए, भागवत कथा करानी चाहिए, राम कथा करानी चाहिए। ये मेरे पैसे का डिवाइडेशन होना चाहिए। लेकिन मेरे पास पैसा तो आया, ये उस पैसे को मैंने कहाँ खर्च कर दिया? गलत रास्ते पे। एक होता है उपयोग, एक होता है दुरुपयोग, एक होता है सदुपयोग। लोग उपयोग और दुरुपयोग तो करते हैं, सदुपयोग नहीं। वो सीखना, मैं तभी आपको पहले कहा निर्वाचन चाहिँ सदुपयोग गरेर नेपाली जनताले भन्न खोज्नु। बिल्कुल चाहिए, एक आदमी को वोट डाल दे। जो जनता को चाहिए कि ये व्यक्ति ठीक है, देश चला सकता है और ये राष्ट्र के लिए प्राण न्यौछावर कर दे, उसको वोट डालना चाहिए। और भारत के अंदर यही होगा। मोदी जी को एक तरफा वोट डाला, खूब वोट डाला। परन्तु अहिले हामीसँगको वार्ताको सार संक्षेपीकरण के गरौँ भने नेपालमा स्थायित्वको पक्षमा भारत छ। बिल्कुल स्थिरताको पक्षमा स्थिरता होनी चाहिए। और यहाँ बारम्बार नेपालमा पनि सरकारी परिवर्तन गर्नुपर्ने, दिल्लीमा रातो कार्पेट ओछ्याएर हरेक साल नयाँ प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, नयाँ मन्त्री, उसमें स्थिरता नहीं आ पाएगी। त्यसमा भारत पनि हैरान छ। यसरी बुझौँ, ये जो स्थिति है, जो हर साल परिवर्तन होना, उससे किसी भी देश में, पहले हमारे यही हालत थी। एक बार सरकार बनी थी जनता पार्टी की, जब इमरजेंसी लगी 1975 में, 21 महीने इमरजेंसी रही। फिर इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई और जेपी नारायण का आंदोलन चला और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। वहाँ भी एक साल के लिए एच.डी. देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, कितने सारे प्रधानमंत्री बन गए। कोई 6 महीने का, कोई चरण सिंह 4 महीने का प्रधानमंत्री, 6 महीने का प्रधानमंत्री, 8 महीने का, 1 वर्ष के, कितने प्रधानमंत्री बने। लेकिन 5 साल में कुछ नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। अब के छ तपाईहरुको सदिच्छा, शुभेच्छा? नेपालमा पुराना दल नयाँ दल भन्ने अलि चलिरहेछ क्या? नए पुराने दल से कुछ नहीं होता। दल नया हो या पुराना हो, व्यक्ति से होता है। कोई पुराना दल है और आदमी वहां गंदे हैं। जो पुराना दल था, वो लोग जिन्होंने दल को खड़ा किया था वो तो मर गए, वो आज नहीं है। दल तो पुराना है। कांग्रेस का उदाहरण देता हूं। भारत के अंदर कांग्रेस जब बनी, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अगर भारत में है तो कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी नई पार्टी है उसके मुकाबले। लेकिन जो उस दौरान कांग्रेस में काम करते थे वो आज है नहीं, वो मर गए। आज राहुल गांधी है, उसकी सोच, वो भगवान सद्बुद्धि दे, बस यही है। भनेपछि नयाँले भन्ने हैन, दल नयाँ पुरानो हुँदैन, त्यसको विचार कस्तो छ? बस ये जो आपने बात कही ना, विचार से राष्ट्र बदलता है। विचार से। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया, स्वच्छ भारत। बड़ा छोटा शब्द है, स्वच्छ भारत।
आप भी जब सुबह घर से निकलते हैं, नहाना धोना, घर में झाड़ू पोछा सब लोग करते हैं, ये कोई नई बात नहीं थी। भनेपछि नेपालले पनि अब अनुहार हेरेर होइन, समृद्धिको यात्रा आफूले तय गर्ने हो भने व्यवहार हेरेर, विचार हेरेर, व्यवस्थापन हेरेर आफ्नो फागुन 21 गते विवेक प्रयोग गर्न जरुरी छ। तर त्यो विवेक चाहिँ बहुमतका लागि चाहिँ आवश्यक छ भन्ने तपाईहरुको सदिच्छा शुभेच्छा हो। ये आएगा कैसे? देखो ना, ये शब्द आपने कह दिए, मैंने भी कह दिए, मैं भी कहता हूं आनी चाहिए, लेकिन ये कैसे? ये राजनीति से नहीं होगा। राजनीति इसका पर्याय नहीं बन सकती। इसका पर्याय बनेगा धर्म। और धर्म भी कौन सा? मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा, राष्ट्र धर्म। एक होता है मेरा स्वयं का धर्म, एक राज धर्म, एक होता है राष्ट्र धर्म। मेरा स्वयं का धर्म वो है मेरी पूजा पद्धति क्या है, मुझे क्या खाना है, क्या टोपी लगानी, क्या कपड़े पहनने। आप पैंट बुशर्ट पहनते हैं, मैं कभी पैंट पहनता नहीं, कुर्ता पजामा पहनता हूं। तो मैं कहने लगूं यार ये तो बहुत गलत आदमी है, ये विदेशी पहनावा है। पैंट तो भारत और नेपाल का तो पहनावा है नहीं, यहाँ तो धोती कुर्ता टोपी और कुर्ता पजामा होता था। ये जो पैंट है, सुरवाल भी बोलते हैं नेपाल में। हाँ, पैंट जो है ये भारत का नेपाल का पहनावा है नहीं, ये विदेशी है पैंट। और पैंट हम लोग पहनते हैं। अब मैं कहूँ जी ये तो विदेशी पैंट पहनते हैं और मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ तो आप तो देशद्रोही हो गए। ऐसा नहीं है। आपकी ट्रेडिशनल ड्रेस कर्म क्या है? बिल्कुल दीपक जी क्या कर्म करते? बस आप कुछ ही खाते हो, वेज हो नॉन वेज हो, पैंट पहनते हो, शर्ट पहनते हो, टोपी पहनते नहीं पहनते, पूजा पद्धति, आप मस्जिद है, मंदिर है, गिरजाघर है, रामचंद्र जी है, भोले शंकर है, पशुपति है, जो ठीक है आपका पर्सनल है। राष्ट्र धर्म, राष्ट्र के लिए प्राण त्याग करना। तर राष्ट्र धर्म भनेको अहिले एउटा दललाई नेपालमा स्थिरतायित्व दिने। एक पॉइंट, सिंगल विंडो नारा, सिंगल पॉइंट। मैं क्या खाता हूं मेरा वो छोड़ो, लेकिन मैं राष्ट्र मेरा है, जो राष्ट्र का काम करेगा उसको वोट दूंगा। यो सिंगल नारा। दिल्लीबाट काठमाडौँ आएको अवसरमा भारत में यही तो हुआ। देश, नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र भक्त व्यक्ति है, वो नेता नहीं है। मोदी जी राष्ट्र भक्त व्यक्ति है और उन्होंने सेवक कहा, राष्ट्र सेवक। कई बार कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्र सेवक हूं। प्रधान सेवक भी बोला कई बार, प्रधान सेवक। अब भविष्य में आगे चल के प्रधानमंत्री, मंत्री शब्द हटा करके प्रधान सेवक हो जाए तो बहुत अच्छा है, बजाय प्रधानमंत्री प्रधान सेवक। नेपालीहरू अहिले विवेक प्रयोग गर्ने चरणमा छन्। बिल्कुल। तपाईहरुको शुभेच्छा नेपालीहरूलाई सही विवेक प्रयोग गर्नुहोस्। ये जो आपने बात कही, ये हम चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। विवेक करके वोट डाले और एक व्यक्ति को वोट दे ताकि उसको काम करने का मौका मिले 5 वर्ष तक। शिवरात्रिमा पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउनुभएको अवसरमा मसँग तपाईसँग मैले संवाद गर्ने अवसर पाएँ। त्यसका लागि तपाईलाई म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु यो समय दिनुभएकोमा। देखो 2-3 कार्यक्रम थे। एक यहाँ खरी पार्टी एक जगह है भक्तपुर में, वहाँ एक भागवत कथा हो रही है। उसमें एक कथावाचक है सुनीता जी, वो कथा कर रही है। उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था कि आपको यहाँ भागवत कथा में आना चाहिए। तो धर्म का कार्य हो और मैं ना जाऊं, ऐसा नहीं होता। जहाँ धर्म का काम होगा, सनातन का, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, काम छोड़ के भी आऊंगा। तो वहाँ गया, पशुपति के दर्शन किए। और अभी मैंने आपको कार्यक्रम बताया था, जो सुजाता कोइराला जी हैं, उनका एक यहाँ पे कार्यक्रम था, कल उसका उद्घाटन हुआ है। तो उसमें ये अपने दिल्ली आते जाते रहते हैं, इनके रिश्ते हैं हमारे, लेकिन वो रिश्ते रोटी बेटी के हैं। राजनीति में वो किस पार्टी में है, किस दल में है, उनको वोट मिला नहीं मिला, मंत्री बने नहीं बने, वो उनका खुद का मैटर है। लेकिन मेरा तो मित्र है। मैंने कल को आप इलेक्शन लड़ लें और मंत्री बन जाए, जैसे आज मेरे आपके रिलेशन है ना, तब भी ऐसे रहेंगे। सत्ता बदलने से रिलेशन नहीं बदलने चाहिए। हाँ, अगर कल को दीपक जी को गलत काम करेंगे तो मैं कहूंगा तो जरूर, दीपक जी ये गलत बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए, एकदम टोकूंगा मैं। मेरा भी कर्तव्य होता है आपका लागि बिल्कुल ऐसा बात करना, कहना चाहिए। आप मेरे मित्र हैं। मित्र का मतलब ये नहीं कि आपकी गलत बातों का मैं समर्थन करूं, कभी नहीं कर सकता। नेपालमा पनि गलत हुँदा भारतले समर्थन गर्न सक्दैन, सही हुँदा जहिले ताली पड्काउँछ। मेरा मित्र का लागि। और एक चीज और है, अगर मेरा कोई दुश्मन है,
मेरी विचार नहीं मिलता और वो ठीक कार्य कर रहा है, उसका समर्थन करना चाहिए। यो समयका लागि आभार। आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपने काफ़ी सारे ऐसे सवाल पूछे हैं कि भगवान आपको सरस्वती इसी तरह से रहे। आपका अपना काम जो है ये बहुत अच्छा है, ऐसा पूछना ही चाहिए। इस इंटरव्यू से, इस चैनल से जो नेपाल के मेरे माता बहनें हैं उनको भी एक सबक लेना चाहिए कि अपने देश के प्रति वोट करें, व्यक्ति के प्रति नहीं। व्यक्ति को वोट देने की जरूरत नहीं है, राष्ट्र को वोट डालना चाहिए। राष्ट्र रहेगा तो हम भी रहेंगे, राष्ट्र ना रहा तो हम भी नहीं रहेंगे, नेता भी नहीं रहेंगे। इसलिए आज मैं नेपाल की जनता को ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम के लिए प्राण भी न्यौछावर करने हैं तो कर देने चाहिए। राष्ट्र पहले है, हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहना चाहिए। जय भोले शंकर। महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। कल महाशिवरात्रि का पर्व था। भगवान भोले शंकर की जय, भगवान पशुपतिनाथ की जय। जय नेपाल, जय नेपाली टोपी, जय नेपाली लैंग्वेज, जय नेपाली थाली और जय नेपाल की जनता और नेपाल की भूमि और नेपाल के जितने तीर्थ स्थल हैं उन सबको एक चैनल में जोड़ करके ये जो भी तीर्थयात्री यहाँ आते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल पे, उनको चाहिए कि जितने भी यहाँ तीर्थ स्थल सबके यहाँ जाना चाहिए ताकि उससे पर्यटन बढ़े, रोजगार आएगा, लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, टैक्सी ड्राइवर को पैसा मिलेगा, होटल में जाएंगे, खाना पीना खाएंगे तो यहाँ पैसा आएगा। इसलिए सभी तीर्थ स्थल को, मुक्तिनाथ हैं, यहाँ बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, उन सबको एक तरह जोड़ करके एक इंडेक्स बनाई जाए कि नेपाल के अंदर ये तीर्थ स्थल हैं जो बाहर से लोग आते हैं, वो पशुपतिनाथ के दर्शन करने के अलावा 10 जगह और दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद। दीपक जी का ढेर सारा धन्यवाद, जितने ये ऐसे जो सवाल पूछते रहते हैं, भगवान इनको शक्ति दे और ज़्यादा ऐसे सवाल पूछने चाहिए। आभार, इनको लंबी उम्र हो, इनका चैनल खूब तरह से तरक्की करे, खूब चले और भारत में भी इसकी ब्रांच बने, पूरे नेपाल के अंदर चलना चाहिए। आभार, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, मैले आज नेपाल भारत सम्बन्धमा भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता डाक्टर दिनेश उपाध्यायसँग संवाद गरेको छु। आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्, नमस्कार।